नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कविता की गली बड़ी घुमावदार और लंबी साबित हो रही है। लगता है जैसे बार बार चुनौती दे रही है, किसे छोड़ोगे और किसे जोड़ोगे। छोड़ना किसी को नहीं है, जितने ज़्यादा जुड़ते जाएं उतना कम पड़ता जा रहा है। क्योंकि आज मुझे दो ऐसे कवियों की याद अचानक आ गई जिनकी कुछ कविताएं हिंदी साहित्य और हिंदी कविता में बिल्कुल अविस्मरणीय हैं, यादगार हैं। एक दौर में उन कविताओं को खूब पढ़ा गया, बार बार पढ़ा गया, और उन कविताओं ने कवियों की पहचान के साथ अपने आप को इस तरह जोड़ लिया कि आप कवि का नाम लेते हैं और वो कविता याद आ जाती है। तो आज ऐसी कविताएं, ऐसे कवि। बात आपको शुरुआत कर देते हैं कविता से। आप जान जाएंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूं। चेतना पारी कैसी हो। हिंदी में यह विलक्षण प्रेम कविता है। स्मृति और स्नेह और प्रेम के बीच यादों का एक पूरा कोलाज बनाती हुई यह कविता जब छपी तो सबने अचरज से देखा, ज्ञानेंद्र पति के पास ये इतना अलहदा सा, इतना मुलायम सा स्वर कहाँ से चला आया। चेतना पारी कैसी हो शायद हिंदी की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आधुनिक प्रेम कविताओं में है। थोड़ी लंबी कविता है, हालांकि जितनी लंबी कविताएं मैं देखता रहा हूँ, इसलिए इस वाक्य को संशोधित करता हूँ कि मैं पूरी कविता का पाठ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्ञानेंद्र पति के कुछ दूसरे पक्षों पर भी बात करूं। तो शुरुआत की पंक्तियां बस चेतना पे एक दस्तक देने के लिए कि याद कीजिए इस कवि को, इस कविता को कभी हम लोगों ने कितने चाव से, कितनी लगन से पढ़ा है। चेतना पारी कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारी कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो। बीच में कुछ और हिस्से हैं। कवि कलकत्ता में है, ट्राम में है और याद कर रहा है कि कितनी छोटी सी जगह खाली है। वो फिर आगे बढ़ता है। चेतना पारी कैसी हो, पहले जैसी हो, आंखों में उतरती है, आंखों में अब भी उतरती है किताब की आग। नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं है लाइब्रेरी के चक्कर, मुझसे घुमंतु कवि से होती है टक्कर। पता नहीं कितनों की स्मृतियां इस हिस्से तक पहुंचते पहुंचते जागृत हो जाती हैं। अब भी गाती हो गीत, बनाती हो चित्र, अब भी हैं तुम्हारे बहुत बहुत मित्र। अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, अब भी जिससे करती हो प्रेम उसे दाढ़ी रखवाती हो। ये चेतना पारीक है। एक ऐसी कविता की स्मृति, एक ऐसे प्रेम की स्मृति जो न जाने कब छूट गया है, जो है भी कि नहीं पता नहीं, वो इसको सुन रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम तमाम लोगों के भीतर एक चेतना पारीक है जिसको हम जब तब आवाज़ देते हैं और पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी ट्राम में ये जगह खाली है। लेकिन ज्ञानेंद्र पति इस एक कविता के लिए चर्चित भले हुए हों, कवियों के बीच और कविता के पाठकों के बीच वो एक बीहड़ कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। बनारस के ऐसे बीहड़ कवि जो किसी भी विषय पर कविता लिख सकते हैं और भाषा के साथ उनका बिल्कुल मौलिक किस्म का खेल चलता रहता है। उन्होंने कमाल की कविताएं लिखी हैं। मैं बिल्कुल सरलीकरण कह रहा हूँ जब ये कमाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनकी कविताओं में जनपद है, उनकी कविताओं में ग्राम गंध है, उनकी कविताओं में धूल उड़ती मिलेगी, उनकी कविताओं में समय बूढ़े बैल की तरह टहलता मिलेगा, उनकी कविताओं में खुद को खेसारी दाल कहने की एक दिलचस्प अभिव्यक्ति मिलेगी। मैं कविताओं पे ही आता हूँ। उनकी कई किताबें, उनके कई संग्रह हैं। गंगा तट बहुत चर्चित हुआ, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है। और संशयात्मा,
संशयात्मा पे मैंने एक लंबी टिप्पणी लिखी थी और मैं बात कर रहा था उनके प्रतीकों की। इस बीच इस संग्रह की पहली कविता है। इस बीच जिस सड़क पर तुम नहीं चले हो, समय का बूढ़ा बैल चला है, छोड़ता खुरों के बराबर गड्ढे, वर्षा की हथेली ही जिन्हें करती है समतल। इस बीच जिन सुनसानों में तुम नहीं चले हो, समय का बूढ़ा बैल चला है, नित नई जिसके हल की फाल खींचती सड़कों की रेख, समय का ये बूढ़ा बैल जैसे एक नए प्रतीक की तरह आता है। और जो मैंने कहा था कि उनके काव्य संसार में जनपद की अस्मिता, स्थानीयता की ग्राम गंध, उन्होंने झारखंड को करीब से देखा, वहीं वो पैदा हुए। और कम लोगों को मालूम होगा कि झारखंड की आदिवासी अस्मिता की कुछ बहुत मार्मिक कविताएं उनके पास हैं। एक लंबी कविता का छोटा सा अंश जिससे पता चलता है कि वो इस पूरे परिदृश्य को आज झारखंड अलग, ये सब पुरानी कविताएं हैं। यानी मेरा ख्याल है कि ये 90 के दशक के आसपास की या उसके बाद की भी लिखी कविताएं हो सकती हैं, यानी कम से कम 25-30 साल पहले की। लेकिन पढ़िए तो लगेगा कि आज का दर्द भी इनमें उमड़ आया है। झारखंड के पहाड़ों का अरण्य रोदन, डबडबा आया है भुरुकवा, पूरब में भिनसार का भान है। भुरुकवा तारा आप जानते होंगे। डबडबा आया है भुरुकवा, पूरब में भिनसार का भान है, चिड़ियों का उजला कलरव जागने से पहले अंधियारी में एक काली कराह की मध्यम गूंज है। देखिए ज्ञानेंद्र पति की भाषा। यह कौन है इस नीरव झारखंड में अपने कल्पने को अपने भी कानों से दूर हृदय की मुट्ठी में कसे हुए, हृदय नहीं हृदय। ये छोटा नागपुर के ठिगने पहाड़ हैं। यहाँ के काले दुबले हड़ियल बूढ़े आदिवासियों की तरह ही चुप्पा कठिन। नए दिन के लिए वे तैयार कर रहे हैं खुद को। जब आएंगे पर्वतों के पंख काटने वजधर इंद्र के वंशज अपनी फटफटिया में, भड़बड़िया में, और फटाफट धड़ाधड़ चालू हो जाएंगे क्रशर। मैं कविता नहीं पढ़ता हूं आगे, बस याद दिलाना चाहता हूं कि ज्ञानेंद्र पति को जब पढ़ें तो उनमें सभ्यताओं की एक टकराहट को भी ध्यान से कान लगाकर सुने। उनके यहाँ शब्द बहुत अजीब तरीकों से आते हैं, बड़ी देशज अभिव्यक्ति के साथ आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपनी नई चमक, नया अर्थ खोलते हुए आते हैं। ज्ञानेंद्र पति को याद करना हमारे समय की कविता में एक और छूटे हुए पृष्ठ को याद करना है। एक जिस दूसरे कवि की बात मैं करना चाहता हूं, 7वें 8वें दशक में उसका एक गीत बेहद चर्चित हुआ था। वो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और कई बार उनको पढ़ते हुए, बल्कि मैं उसके पहले ज्ञानेंद्र पति अब भी सक्रिय हैं और एक छोटा सा काव्यांश ज्ञानेंद्र पति का मैं फिर शामिल करना चाहता हूं। ये समालोचन में अरुण देव द्वारा संपादित जो वेब पत्रिका है, उसमें ये कविताएं मैंने पढ़ी हाल में। इत्तेफाक से आज ही उनके 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो अरुण देव को बधाई, और इसलिए भी कि उन्होंने कई बहुत अच्छी कविताएं छापी हैं। एक कविता है जिसमें वो अंधविश्वासों की बात करते हैं, तरह तरह के अंधविश्वासों की बात करते हैं ज्ञानेंद्र पति, और उसके बाद बोलते हैं इस तरह सोचने की क्रिया और प्रक्रिया को मस्तिष्क से बहिष्कृत करने की परियोजना चल रही है सैकड़ों वर्षों से चल रहा है वैचारिक पालतू बनाकर बुद्धि का बंध्याकरण अभियान। बुद्धि की नसबंदी जारी है। आगे इस कविता में महात्मा गांधी की हत्या भी आती है, नरेंद्र डोभालकर की हत्या भी आती है। ये लंबी कविता है, साथ में कुछ और कविताएं हैं, जब पढ़ेंगे तब उनका मर्म समझेंगे। अब जिस दूसरे कवि की बात मैं करना चाहता हूं वो हैं शलभ श्री राम सिंह। ये दोनों कवि मैं जो भी सूची बनाता शायद उसमें बाहर रह जाते, लेकिन शलभ श्री राम सिंह को छोड़ना
मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि एक दौर में, और उनकी एक कविता तो बिल्कुल जो प्रयाण गीत है उनका खूब गाया गया। क्रांति के स्वप्न जिन दिनों देखे जाते थे उन दिनों ये गाया जाता था, और हम में से बहुत लोगों की स्मृति में ये कविता नए सिरे से जाग उठेगी। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब, जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां पे लफ्ज़े अमन एक खौफनाक राज हो, जहां पे कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। सवाल दर सवाल है हमें जवाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। लंबी कविता है, लंबा गीत है, मैं उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल सोच, और सोच कर सवाल कर, किधर गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए। तो इनकी झूठी बात पर न और एतबार कर, कि तुझको सांस सांस का सही हिसाब चाहिए। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम। शलभ श्री राम सिंह उन दिनों अपने, और भी उनके गीत थे ऐसे जो गाए जाते थे, लेकिन इसके अलावा भी वाम और प्रगतिशील चेतना की बड़ी अच्छी अभिव्यक्तियां उनके यहाँ है। वो तब भी पर्यावरण की चिंता कर रहे थे, इतिहास और दिल्ली के छल उनकी कविताओं में आते रहे थे। एक कविता उनकी उस समय देखिए 90 के दशक में, वो किस तरह पृथ्वी से मोहभंग का समय, इस तरह की और भी कविताएं हैं, लेकिन मैं ये सुनाना चाहता हूं। यहाँ परिंदों से छीना जा रहा है आकाश, वनस्पतियों से हरियाली छीनी जा रही है। यहाँ परिंदों से छीना जा रहा है आकाश, वनस्पतियों से हरियाली छीनी जा रही है। यहाँ छीना जा रहा है नदियों से उनका प्रवाह, पानी के विद्रोह का समय समीप है समय वनस्पतियों की बगावत का, पृथ्वी से मोहभंग का समय समीप है। और एक कविता कितनी तरह की दिल्लियां, ये कविता जो है वो आपको इनकी इतिहास दृष्टि का भी कुछ सुराग दे सकती है। वो कविता है दिल्लियां, इसका नाम ही है। हाथी की नंगी पीठ पर घुमाया गया दारा शिकोह को, गली गली और दिल्ली चुप रही। लोहू की नदी में खड़ा मुस्कुराता रहा नादिर शाह, और दिल्ली चुप रही। लाल किले के सामने बंदा बैरागी के मुंह में डाला गया, ताजा लोहू से लबरेज अपने बेटे का कलेजा, और दिल्ली चुप रही। गिरफ्तार कर लिया गया बहादुर शाह जफर को, और दिल्ली चुप रही। दफा हो गए मीर गालिब, और दिल्ली चुप रही। दिल्लियां चुप रहने के लिए होती हैं हमेशा, दिल्लियां चुप रहने के लिए होती हैं हमेशा। इनके एकांत में कहीं कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कभी भी शायद। ये शलभ श्री राम सिंह थे और ज्ञानेंद्रपति। इन दो कवियों को आप किसी सूची में रखें न रखें, ये अपनी सूची बनाते हैं। आज यहीं तक, कल किसी और कवि की बात, किसी और कविता की बात। शुक्रिया।